सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की जो आपके सेकंड ग्रेड के जो एसएसटी में इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उसकी ये दूसरी क्लास हैं। पहली क्लास में 2-3 टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। आपको उसका लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इन सब की PDF जो है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक आयताकार अतिप्रबल या लागत वक्र है। आयताकार अतिप्रबल या लागत वक्र जो है वो कौन सा होता है? तो आपको बता दूं, औसत स्थिर लागत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वहाँ मांग की लोच कैसी होती है? यानी कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, यहाँ पर ये काट रहा है, तो वहाँ पर जो है लोच क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अगले प्रश्न की, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है कि अगर कीमत घट जाएगी तो वो ज़्यादा वस्तुओं की मात्रा खरीद पाएगा, तो बजट सेट बड़ा हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट होती हैं तो इससे क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए ये आपका जो है मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, दोनों समान मात्रा में, दोनों में क्या हो जाए? दाईं ओर शिफ्ट हो जाए। समान मात्रा में दोनों दाईं ओर शिफ्ट हो जाए तो वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वस्तु के मूल्य में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वस्तु पहले कीमत यहाँ थी, अब कीमत यहाँ चली जाएगी। ठीक है, कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी और क्रय मात्रा में भी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, मांग के नियम का संबंध है। मांग के नियम का संबंध है, तो मांग का नियम जो है कीमत और मांग के बीच का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से जो है वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर, ठीक है, नहीं खिसकेगी। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर नहीं खिसकेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विलासिता वस्तु के लिए मूल्य मांग की लोच क्या होती है? तो वो क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग जो है वो बढ़ती है। क्या होती है? मांग बढ़ती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या घट जाएगी या स्थिर रहेगी। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्थानापन्न वस्तु की। तो स्थानापन्न वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाय और कॉफ़ी की बात करें, ठीक है, चाय और कॉफ़ी की बात करें हम, यहाँ पर मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ जाएगी। चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है। तो इसके स्थानापन्न वस्तु कौन सी है? कॉफ़ी। तो यहाँ पर कॉफ़ी की मांग क्या होगी? कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, फिर चाय की जगह ज़्यादा कॉफ़ी यूज करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपभोग फलन, ठीक है, में सी, बड़ा सी और छोटे सी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर अर्थ है स्वायत्त उपभोग। बड़े सी का अर्थ है स्वायत्त उपभोग और छोटे सी का अर्थ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि एक तो है सस्ती हो जाती है, दूसरा कम कीमत होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन है अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ही क्या है? उपभोक्ता संतुलन का अर्थ है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता आर्थिक एजेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा जो है सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है, तो सैमुअल्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है, उपभोग की सभी इकाइयों के
उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सभी की बात हो रही है यहाँ पर, क्या बात हो रही है? सभी इकाइयों के उपभोग से, तो उसे कुल उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे उपयोगिता में क्या होता है या क्या होती है। तो उपयोगिता में लाभदायिकता भी होती है और हानिकारकता भी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। इच्छा की तीव्रता का फलन होती है, तो उपयोगिता जो है इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। ठीक है, उपयोगिता एक धारणा है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो उपयोगिता सापेक्षिक, व्यक्तिपरक, अनुमानित, संतुष्टि, ये सभी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? फिर यहाँ पर सभी की बात हो रही है, तो कुल उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो किसी वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है उसे उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उसे उपयोगिता कहेंगे। अगला प्रश्न है तटस्था वक्र का झुकाव होता है, तो तटस्था वक्र का जो झुकाव होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, बाएं से दाएं। ठीक है, या इसे दाएं से बाएं भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन बाएं से दाएं सही होता है। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकाव वाला होता है, तो वैसे ही इसमें दोनों ही बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न है उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में की जा सकती है। ठीक है, तो विनिमय के रूप में नहीं कर सकते, वजन के रूप में नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेटिस्फाई को क्या कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं, तो निरंतर क्रम होना, पर्याप्त आकार होना, एक समान होना, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्त निम्न में से कौन सी है? तो सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने की जो आवश्यक शर्त है स्थानापन्न का मूल्य स्थिर होना, आय तथा उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होना, फैशन रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना, ये आवश्यक शर्तें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको अभी बताया था, आपको एग्जाम्पल पीछे क्वेश्चन आया था। ठीक है, घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? घटिया वस्तुओं का मांग वक्र ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गोसेन कौन है? तो ये प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है? तो मांग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एक प्रश्न आया हुआ भी है। तो वस्तु की इच्छा का होना, साधन को खर्च करने की तत्परता होना और निश्चित समय होना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी आएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है मांग में संकुचन तब होता है जब, देखिए मांग में संकुचन कब होता है? तो मांग में संकुचन होता है कीमत जब बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है, क्या होता है? मांग में संकुचन की बात कर रहा है, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये मान लीजिए पहले कीमत ओपी है, जब कीमत बढ़ेगी, ठीक है, जब कीमत बढ़ेगी, ठीक है, कीमत बढ़कर ओपी 1 हो जाएगी और मांग घटकर ओक्यू 1 हो जाएगी, तो ये मांग में क्या होगी? कमी हो गई। ठीक है, ये मांग में क्या हुई? कमी हुई, यानी कि संकुचन हो गया, इसे कहेंगे। ठीक है, मांग में संकुचन जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। अगला प्रश्न है मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो मांग में कमी के जो कारण है वो आय में कमी होना, क्रेताओं की संख्या में कमी होना, उपभोक्ता की रुचि में कमी होना, सभी आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? अनिवार्य वस्तुएं होती हैं जिसके अगर मूल्य में कमी हो तो मांग में वृद्धि नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है तटस्थता वक्र की निम्न विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो तटस्थता वक्र की विशेषता है उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करे, कर्मवाचक दृष्टिकोण, दुर्बल कर्मबद्धता, तो ये सभी इसकी जो तटस्थता वक्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अगले प्रश्न की उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो उपयोगिता का संबंध नैतिकता से है, लाभदायिकता से है, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें से सभी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, देखिए ये बात करें जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बात करें यहाँ पर
टोटल यूटिलिटी की, और बात करें यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये जहाँ पर अधिकतम होती है वहाँ पर ये शून्य होती है, ठीक है। जहाँ पर ये ये जो कुल उपयोगिता है अधिकतम होती है, वहाँ पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, ठीक है। और इसके बाद में ये अगर नीचे कुल उपयोगिता कम होने लग जाए तो ये ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है गोसेन का प्रथम नियम है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वस्तु निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, ये बात सही है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, सही है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, बिल्कुल सही है। उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता की संतुष्टि से, बिल्कुल सही है। ये सभी बातें इसकी सही हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो मार्शल ने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, गणनावाचक सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपयोगिता केवल इच्छा करना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन फ्रेजर का है। किसका है? फ्रेजर का है। अगला प्रश्न है, मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उपयोगिता, वस्तु की उपयोगिता, आय स्तर, धन का वितरण, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूरक वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुओं की बात कर रहा है ये, पूरक वस्तुओं की बात कर रहा है। तो पूरक वस्तुएं भी होती है जिनका प्रयोग करते हैं हम, साथ साथ प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? साथ साथ प्रयोग। तो कार्ट पेट्रोल होगी, स्याही कलम होगी, ए व बी दोनों ही हो जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मांग में कमी का कारण है। मांग में कमी का कारण क्या है? तो उपभोक्ता की आय में कमी होना, क्रेताओं की संख्या, प्रतिस्थापन वस्तु की कमी होना, ये सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, मांग में वृद्धि के कारण है। मांग में वृद्धि का कारण क्या है? मांग में वृद्धि का कारण क्या है? तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होना, पूरक वस्तु कीमत में, ठीक है। ये सभी हो जाएंगे इनके, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मांग के लिए क्या आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये बनता है, मांग के लिए आवश्यक क्या है? तो वस्तु की इच्छा, साधन होना, तत्परता होना, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मांग की लोच से क्या मतलब है? मांग की लोच से क्या अर्थ है? तो देखिए, मांग की लोच से अर्थ है कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो मांग में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन? कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो मांग में परिवर्तन होता है, ठीक है, वो मांग की लोच कहलाती है। मांग की कीमत लोच कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच जो है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपको बता दें, सबसे पहले अनंत लोच, शून्य लोच, इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपकी वस्तु की प्रकृति आएगी, आय स्तर भी आएगा, कीमत स्तर भी आएगा, यानी कि सभी आएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दूं, तो इसका जो है कुल व्यय विधि द्वारा भी किया जाता है, बिंदु रीति द्वारा किया जाता है, प्रतिशत या अनुपातिक विधि के द्वारा भी की जाती है मांग की लोच की माप, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है तो धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? कर्मवाचक सिद्धांत हिक्स एवं एलन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? तो गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का प्रथम नियम, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मांग में संकुचन तब होता है जब, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्लेक्स ने किया था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो वो निम्न कोटि वस्तुओं की मांग भी घटाएगा और सामान्य वस्तुओं की मांग भी घटाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे, मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। मांग वक्र का ढाल हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तटस्थ वक्र का झुकाव कैसा होता है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर
होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तटस्थ वक्र का ढाल, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम अ, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र कैसा होता है? पूर्णतः बेलोचदार होता है। कैसा होता है? पूर्णतः बेलोचदार होता है, ठीक है। जिसके बाद में हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो गोसेन थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? तो घिसावट व्यय कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन सी है? तो डेल्टा डेल्टा यहाँ पर मैं आपको बता दूं अवसर लागत क्या होती है। किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की छोड़ी या त्यागी गई मात्रा को हम अवसर लागत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीमांत पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा का यूज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या होती है? उपयोगिता होती है। ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, देखिए सम विच्छेद बिंदु पर जो है क्या होता है? टी आर बराबर टी सी होता है और एम आर बराबर एम सी होता है। इसके बाद में बात करेंगे, अगला प्रश्न है अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति वक्र की लोच क्या होती है? यानी कि यहाँ से निकलने वाली इसका लोच क्या होती है? तो इसकी लोच इकाई के बराबर होती है। क्या होती है? इकाई के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की बात करेंगे कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये प्रश्न फिर से आ गया है, रिपीट हो रहे हैं कई प्रश्न। तो अगला प्रश्न है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, ये भी पहले प्रश्न आ चुका है, शून्य होती है। अवसर लागत क्या है? अभी मैं आपको बता कर गया था, विकल्प वह विकल्प जिसका त्याग कर दिया गया हो, खोया हुआ अवसर या हस्तांतरण आय, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है, जो परिवर्तनशील लागत है वो शून्य हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अति प्रबल्याकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है? तो ये पूर्णतया बेलोचदार मांग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पूर्णतया बेलोचदार मांग को दर्शाता है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है? उपभोक्ता का संतुलन बिंदु सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत, ठीक है। इसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग की लोच कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी? मांग की लोच कहलाएगी, मांग की आय लोच भी कहलाएगी, तिरछी मांग की लोच भी कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की, सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है मांग की लोच इकाई से अधिक होती है जब, मांग की लोच इकाई से अधिक होती है जब कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाए, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गोसेन है। अगला प्रश्न, यदि वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन वस्तु के मूल्य में अनुगत परिवर्तन के बराबर हो तो मांग की लोच क्या होगी? यहाँ पर बात करें वस्तु की मांग का अनुपातिक परिवर्तन वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो मांग की लोच क्या होगी? पूर्णतया लोचदार होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के और अवतल होता है, दोनों वस्तुओं की उपलब्ध चुनावों की सूची को बताता है, इसे रूपांतर रेखा भी कहा जाता है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। निम्न में से किस वस्तु के मूल्य वृद्धि दूसरे वस्तु के मांग वक्र को दाईं ओर खिसका देगी? तो आवश्यक वस्तुएं होंगी वो, ठीक है। इसके बाद में बात करें मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो बात करें वस्तु की प्रकृति प्रभावित करती है, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता भी प्रभावित करती है, समय अवधि प्रभावित करती है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है, अन्य वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करती है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है
उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्शल ने किया था। अगला प्रश्न है, एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ क्या होता है? वह आवश्यकता की वस्तु है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए कीमत के। ठीक है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? तो इसे जो है गोसेन का दूसरा नियम और प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। ठीक है। यदि किसी वस्तु के मूल्य की लोच 0.5 तो वस्तु की मांग लोचदार होगी, पूर्णतया लोचदार होगी, सापेक्षिक बेलोचदार होगी। तो इकाई से कम है, सापेक्षिक बेलोचदार होगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, सॉरी ये हाँ इकाई से कम है, इकाई से क्या है ये कम है। ठीक है। सापेक्षिक लोचदार होगी। निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? तो इसकी जो है प्रतिशत विधि होती है, कुल व्यय विधि होती है, बिंदु विधि होती है, लेकिन आय विधि नहीं होती है। तो बी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? तो ये प्रश्न वापस से आ गया, इसका सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ऊंचा मूल्य, ठीक है, ऊंची कीमत और कम पूर्ति अधिक मांग, समान पूर्ति कम मांग। तो कम मांग, कीमत ज़्यादा मांग कम, कीमत कम मांग ज़्यादा। ठीक है। तो ये मांग का नियम है। ठीक है। मांग का ये नियम है जो कि कीमत और मात्रा में विपरीत समय को दर्शाता है। ठीक है। ये आज की आपके क्लास थी। जो क्वेश्चन आपके थे 93 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।